हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ जिसके लेखक हैं अशोक कुमार जी, जो कस्टम में मुख्य लेखाधिकारी हैं और उन्होंने ये कहानी लिखी है मन। और उनकी ये कहानी मैं आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मैं स्टोरी शुरू करती हूँ। गुस्से को नियंत्रित करने का एक सुंदर उदाहरण एक वकील ने सुनाया जो हृदय स्पर्शी किस्सा था। मैं अपने वो आगे कहानी सुनाते हैं कि मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था। एक आदमी दंदनाता हुआ अंदर घुस आया। हाथ में कागजों का बंडल था। धूप में काला हुआ चेहरा, पड़ी हुई दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े पहने जिसमें पाँचों के पास मिट्टी लगी हुई थी। उसने कहा, उसकी पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागज़ और चाहिए, क्या क्या खर्चा लगेगा। मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा। रघु, पानी दे इधर। मैंने आवाज़ लगाई और वो कुर्सी पर बैठ गए। उनके सारे कागजात मैंने देखे, उनकी सारी जानकारी ली। आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागज़ों को देख लेता हूँ, आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, बाबा शनिवार को मिलिए मुझसे। 4 दिन बाद वो फिर आए। वैसे ही कपड़े, बहुत ही डिप्रेस लग रहे थे। अपने भाई पर गुस्सा थे बहुत। मैंने उन्हें बैठने को कहा, वो बैठ गए। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। मैंने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके सारे पेपर्स देख लिए। आप दोनों भाई और एक बहन हैं। बचपन में ही आपके माता पिता का इंतकाल हो गया था। आप 9वीं पास थे। छोटे भाई को इंजीनियर बनना था। आपने कहा छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ दिया। लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया। कभी कभी अंग पर कपड़ा होता था, कभी कभी पेट भर खाना भी नहीं मिलता था आपको। पर भाई की पढ़ाई के लिए पैसा कम ना हो, आपने कभी कम नहीं होने दिया। एक बार खेलते खेलते भाई किसी बैल पर गिर पड़ा था, जिससे उसके पेट में बैल की सींग घुस गई थी। लहूलुहान हो गया था आपका भाई। फिर आप उसे कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल ले गए थे। सही से देखा जाए तो आपकी उम्र भी ऐसी थी कि ये समझने की नहीं थी कि पर भाई में आपकी जान बसती थी। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप हूँ, ये भावना आपके मन में थी। फिर आपका भाई इंजीनियर हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया। आपका दिल खुशी से भर गया था। फिर आपने मरे दम तक मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने दिन रात मेहनत कर दिया। बीबी के गहने गिरवी रख दिए। कभी साहूकार ने पैसा लेकर आपने उसकी हर ज़रूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की दिक्कत हो गई। दवाखाने हुए, देव भगवान हुए। डॉक्टर ने किडनी निकालने को कहा। आपने 1 मिनट में उसे अपनी किडनी दान दे दी। कहा कल तुम्हें अफसर बनना है, नौकरी करना है। कहाँ कहाँ घूमोगे बीमार शरीर लेकर, मुझे गांव में ही रहना है। एक किडनी बस है मेरे लिए, बहुत है। ये कहकर आपने किडनी दे दी उसे। फिर भी भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल गया। लड्डू बने देने जाओ, खेत में मकई खाने तैयार हुए तो मैं देने जाओ। भाई कोई भी तीज त्योहार हुआ तो भाई को कपड़े देने जाओ। तो उसे डिब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को अपने हाथों से खिलाया। फिर वो मास्टर्स पास हुए, तुमने गांव भर को खाना खिलाया। फिर उसने शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर वहाँ गए, उसी की कॉलेज की लड़की को, जो देखने में एकदम सुंदर थी। भाई की नौकरी लगे 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने वाला था, पर किसी की नज़र लग गई आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने आना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है। घर पैसे देता नहीं। पूछा तो कहता है कर्जा सर पर है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा। पैसा कहाँ से आया? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तो निरा गंवार का गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दें। इतना कहकर मैं रुक सा गया। रघु की लाई हुई चाय को मैंने मुंह से लगाया
और उनसे कहा, तुम चाहते हो भाई ने जो मांगा उसे ना देकर उसके फ्लैट पर स्टे लगा दिया जाए? क्या यही चाहते हो तुम? वो तुरंत बोला, हाँ। मैंने कहा, हम स्टे लगा सकते हैं, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मांग सकते हैं। तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया वो आपको नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी दी हुई किडनी वापस नहीं मिलेगी। उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीज़ों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई है, वो रास्ते से चला गया है। अब तुम भी उसी कृतज्ञ सड़क पर मत जाना। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे और दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था और ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने के बजाय बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, इसका ये मतलब नहीं बच्चे भी ऐसा करेंगे। ये तो नहीं होता ना। वो मेरे मुंह को ताकने लगा, उठ के खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंख पोंछते हुए कहा, चलता हूँ वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी। वो मुझे दिख न जाए इसलिए उसे पोंछने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गए। कल वो अचानक मेरे ऑफिस आया। कलमों में सफ़ेदी झांक रही थी। उसके साथ में एक जवान था, हाथ में थैली थी। मैंने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा बेंगलोर में रहता, कल आया है गांव। अब 3 मंजिला मकान भी बना लिया है। थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ खेती भी खरीद ली है। मैं उसके चेहरे से टपकने वाली खुशी को महसूस कर रहा था। वकील साहब, आपने मुझे कहा कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत लगो। गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे। मैंने उनकी नहीं, आपकी बात सुन ली। मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई भी आकर मेरे पाँव छू के गया, माफ़ कर दो मुझे ऐसा क्या कर गया। मेरे हाथ का पेड़ा हाथ में ही रह गया। मेरे आंसू टपक गए। आखिर गुस्से को योग्य दिशा में मोड़ा जाए तो पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी बहुत ही अच्छा है, पर कभी समझे कोई अमल करे तब सफल होना। तो अशोक कुमार सर की कहानी, जो मुख्य लेखाधिकारी कस्टम में है, उनकी ये लिखी है स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और गुस्सा कहीं ना कहीं सच में बहुत कुछ बर्बाद भी कर देता है, लेकिन कभी कभी गुस्सा ज़रूरी भी होता है और कभी कभी बहुत चीज़ें गुस्से की वजह से बर्बाद भी हो जाती हैं। वो तो वकील साहब ऐसे थे, तो उन्होंने उस इंसान को एक सही दिशा दिखाई। वरना लोग आज पैसों के लिए कभी कोई किसी को सही दिशा नहीं दिखाता। और दूसरी बात, हमें अगर कोई बात हमारे घर में सुलझ जा रही तो उसे सुलझा लेना चाहिए, ना कि कोर्ट कचहरी लेके जाना चाहिए। कोर्ट कचहरी ले जाने से हमारा समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और वक्त की और हमारे मन की जो स्थिति होती है, इन सारी चीज़ों की बर्बादी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बात सुकून से सुलझ जाती है तो उसे घर पर ही सुलझा लेना चाहिए। और कोर्ट कचहरी का चक्कर कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। जब बात हमारे हाथ से निकल जाए तब हमें कोर्ट कचहरी जाना चाहिए, वरना बातों को घरों में सुलझा लेना चाहिए। और रही बात गुस्से की, तो प्रॉपर्टी या कुछ, अगर कोई भाई आपके लिए कुछ ऐसा करता है, अगर छोटा भाई या बड़ा भाई, इनमें से कोई एक भाई किसी को दर्द देता है या उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेता है या उसके अपने भाई का हक मारता है, तो आगे चलकर ये अपने कर्मों की सज़ा ज़रूर भुगतता है। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी मुझे आशा आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।